हेलो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अंग्रेजी के एक एक वीडियो करके आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा ग्रामर सेक्शन का 25 नंबर जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो उस ग्रामर सेक्शन का जो सबसे पहला पॉइंट हमने उठाया है वो कैप सेक्शन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के लिए भी। यदि आप क्लास 9, 10 और 11, 12 किसी भी क्लास का विद्यार्थी हैं तो आप अगर कंपटीशन को बीट करना चाहते हैं जिसमें अंग्रेजी आती हो, जैसे एसएससी के एग्जाम हो गए, एनडीए का एग्जाम हुआ, एयरफोर्स नेवी का एग्जाम हुआ, तो उन एग्जामों में अंग्रेजी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, वहाँ के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ सकता है, बट ये ध्यान रखिए क्योंकि बेसिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पता ही होना चाहिए और जो बेसिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। तो क्लास 12 वाले बोर्ड के एग्जाम के लिए एकदम रामबाण ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लिख रहे हैं। इन सबको आप याद कर लीजिएगा किसी भी तरीके से, जैसे कहा जाता है कि घोल के पी जाना, उस तरीके से कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आना तय है बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को हमने यहाँ से उठाया है। वन वर्ड तो इस तरीके से हजारों बहुत सारे हैं, बट हजारों के आप पढ़ के बोर्ड का एग्जाम देंगे, कोई नहीं पढ़ता है, टॉपर भी नहीं पढ़ता हजार। आप उनको पढ़ें सिलेक्टेड जो आपके एग्जाम में फंस जाए, तो वही सिलेक्शन के साथ हमने आज वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अपने क्लास 12 के उन मित्रों को भी भेजिए जो अंग्रेजी को से डर रहे हैं, अंग्रेजी को लेकर असहज महसूस कर रहे हैं। तो अंग्रेजी से डरना नहीं है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक को सबसे पहले हम खत्म करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। ग्रामर सेक्शन का पूरा अंत करना ही है हमें किसी तरीके से। और बाकी हमने अभी कहा कि 9वीं 10वीं और 11वीं के भी छात्र हैं तो जरूर अपनी ग्रामर की कॉपी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो यहाँ बताया जा रहा है आप भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि कंपटीशन में आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो सबसे पहला लिखा हुआ है, लिखा है प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, यानी वह स्थान। देखिए, हम आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके सिखाते हैं क्योंकि हम यूपी बोर्ड के बच्चों का दुख समझ रहे हैं। यूपी बोर्ड के विद्यार्थी अंग्रेजी को हिंदी ट्रांसलेट करके पढ़ना चाहते हैं। चलिए हम ट्रांसलेट करके बताते हैं। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, वह एक स्थान जहां, देखिए एक स्थान, स्थान जहां, वेयर मतलब कहां, जहां, एक स्थान जहां एनिमल्स मतलब जानवर बहुत सारे, आर किल्ड मतलब मारे जाते हैं, फॉर फूड भोजन के लिए। वह स्थान जहां पर जानवरों को मौत की नींद सुलाई जाती है, जहां जानवरों को काटा जाता है खाने के लिए, तो उस स्थान को क्या कहते हैं? तो हिंदी में आप उसे कसाई खाना कहते हैं। आप सुना होगा कसाई खाने में खस्सी बकरे सब कटे जाते हैं। कोई भी जानवर जहां पर काट कर उसे कसाई खाना में काट कर वो लोगों के लिए पैसे से बिक्री करता हो, बेचकर उसे खाने के रूप में लोग प्रयोग करते हो, तो उस स्थान को हम कहते हैं एबेटोयर। एबेटोयर का मतलब होता है कसाई खाना, ABATTOIR। एबेटोयर का मतलब होता है कसाई खाना, ध्यान रखिएगा। यानी वह स्थान जहां एनिमल्स, वह एक स्थान जहां एनिमल्स जानवर किल्ड किए जाते हैं भोजन के लिए, फॉर फूड मतलब भोजन के लिए, ठीक है। तो एबेटोयर उसको बोलते हैं। दूसरा हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आइटम्स ऑफ अ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग। आइटम्स ऑफ अ बिजनेस यानी एक व्यापार का जो आइटम होता है, कुछ व्यापार से संबंधित कुछ कागजी पत्र होते हैं जो कंसिडरेशन एट अ मीटिंग मतलब मीटिंग के दौरान जिसको कंसीडर किया जाता है, जिसको ध्यान में रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है एजेंडा। एजेंडा की हिंदी होती है घोषणा पत्र। जैसे कोई मीटिंग होती है बिजनेस पर्पज से या किसी भी उद्देश्य से, तो उस मीटिंग में जिसको कंसीडर किया जाता है, जिसको पर ध्यान दिया जाता है, उसे घोषणा पत्र कहते हैं, एजेंडा कहा जाता है उसे। तीसरा आपके पास है अलावेंस। अलावेंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स टू अ वाइफ। अलावेंस की मतलब की अलावेंस मतलब अनुमति, फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स टू अ वाइफ, यानी टू अ वाइफ मतलब पत्नी के साथ जब तलाक, डाइवोर्स का मतलब होता है तलाक। अगर आपको मीनिंग नहीं आती है तो मीनिंग जरूर लिखिएगा अगले पेज पर सभी का। अ वाइफ मतलब डाइवोर्स, डाइवोर्स का मतलब होता है तलाक। एक पत्नी से जब तलाक के बाद, आफ्टर मतलब आफ्टर डाइवोर्स टू अ वाइफ, पत्नी से तलाक के बाद जो अलावेंस मतलब जो पैसा फिक्स किया जाता है देने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? जैसे अगर कोई पति पत्नी का तलाक होता है तो पत्नी के लिए पति के द्वारा एक सरकार अलावेंस फिक्स करती है कि आपको हर महीने उस पत्नी को जिसको आप छोड़ रहे हैं तलाक के माध्यम से, आपको 10,000 20,000 जैसे आपकी कमाई होगी उस हिसाब से आपको देना पड़ता है हर महीने। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है एलिमनी। इसे क्या कहा जाता है? एलिमनी। तलाक के बाद देने वाले पैसे को आप एलिमनी कहते हैं, एलिमनी, ALIMONY। फिर अगला है चौथा, समवन हु अटैक्स फर्स्ट। समवन हु अटैक्स फर्स्ट मतलब ऐसा कोई जो तुरंत आक्रमण करता हो पहले ही, जैसे दो लोग बहस कर रहे हैं और तुरंत अटैक कर देता है, ठीक है। जैसे दो लोगों का झगड़ा हो और जो सबसे पहले अटैक करने के लिए तैयार हो जाए उसे क्या कहते हैं? एग्रेसर। एग्रेसर, एग्रेसर मतलब आक्रमणकारी, मतलब तुरंत त्वरित हो जाना, आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाना, उसे एग्रेसर कहा जाता है। याद रखिएगा, अंग्रेजी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में इसे कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, पूरे वाक्य के लिए एक शब्दों में क्या कहा जाए, जीके की तरह है।
एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी कि एनिमल्स जानवर विच जो लिव बोथ मतलब रहते हैं दोनों जगह, ऑन लैंड मतलब भूमि पर भी, एंड इन वाटर मतलब जल में भी। ऐसे जानवर जो जमीन पर भी रहते हों और पानी में भी रहते हों उन्हें एक शब्दों में कहा जाता है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर प्राणी। जैसे कछुआ हो गया, कछुआ एक एम्फीबियन प्राणी है जो जमीन में भी रहता है और जाकर पानी में भी रह सकता है। मेढक एम्फीबियन के अंतर्गत आता है, तो एम्फीबियन हो गया, ठीक है। एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड मतलब जमीन पर, एंड इन वाटर मतलब जल में और रहता हो एनिमल्स, उसे हम एम्फीबियन कहते हैं। अगला है छठा, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट एंड एन इवेंट, यानी कि ईयरली मतलब सालाना, रिटर्न मतलब एक दिन आता है, सालाना एक दिन वापस आता है डेट के रूप में, एन इवेंट एक 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 कार्य योजन, एक इवेंट मतलब कहा जाता है ना कोई प्रोग्राम, कोई घटना के रूप में या किसी फिक्स दिन के रूप में हर साल जब कोई चीज आता है उसे क्या कहते हैं, उसे एनिवर्सरी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी शादी किसी तारीख को हो गई, मान लीजिए कि 14 नवंबर को आपकी शादी हो जाती है, तो 14 नवंबर जो हर साल आएगा 14 नवंबर, उस दिन आप एनिवर्सरी मनाओगे, शादी की एनिवर्सरी मनाओगे। कोई मर जाता है तो उसकी भी एनिवर्सरी मनाई जाती है साल में एक बार। तो एनिवर्सरी को आप जब कोई एक तिथि साल में एक बार आता है, हर साल वापस वो तिथि आती है, तो उस दिन अगर उसे खूब इवेंट के रूप में मनाते हैं, कुछ अच्छे प्रोग्रामों के साथ उसे एंजॉय किया जाता है, तो उसे आप एनिवर्सरी कहते हो, ठीक है, एनिवर्सरी। अगला दैट विच हैपेंस वन इन अ ईयर, दैट विच मतलब ऐसा जो हैपेंस घटित होता है साल में एक बार, ऐसा जो साल में एक बार घटित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे वार्षिक कहा जाता है। उसे वार्षिक के नाम से जाना जाता है, ईयरली, वार्षिक। जैसे आपका एग्जाम आता है एनुअल आता है, उसे आप क्या कहते हैं, एनुअल एग्जाम, एनुअल। तो उसे ईयरली, दैट विच हैपेंस वन इन ईयर, उसे आप ईयरली कहेंगे, वार्षिकी कहेंगे, या उसे एनुअल भी बोल सकते हैं, एनुअल, उसे आप एनुअल भी कह सकते हो। वार्षिक रूप से जो साल में एक बार आए उसे एनुअल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका आता है दैट मेडिसिन अ मेडिसिन टू श्योर द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, यानी जहर के प्रभाव को जो इलाज कर दे, जो खत्म कर दे, एक दवा जो जहर के प्रभाव को, पॉइजन के प्रभाव को समाप्त कर दे, उस दवा को हम क्या कहेंगे, तो उस दवा को हम एंटीडोट कहते हैं। क्या बोलते हैं, उस दवा को एंटीडोट कहा जाता है। जो जहर के पॉइजन के प्रभाव को पूरी तरीके से, श्योर का मतलब होता है इलाज कर देना, समाप्त कर देना, उसे हम एंटीडोट कहते हैं। अगला हमारा आता है एनिमल्स दैट लिव इन अ वाटर, ठीक है, एनिमल्स दैट लिव इन अ वाटर, यानी जानवर जो केवल जल में रहते हैं, लिव्स इन ओनली वाटर, केवल जल में रहते हैं, उसे आप एक्वेटिक कहेंगे। हिंदी में इसको जलीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जलीय कहा जाता है। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, ठीक है ना। एनिमल्स दैट लिव्स इन वाटर, केवल पानी में रहने वाले को हम एक्वेटिक कहेंगे। उसके बाद अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, ध्यान से सुनिएगा। अ गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, सरकार बाय द नोबल्स मतलब होते हैं अमीर लोगों, रईसों, पैसे वाले लोगों की जो सरकार होती है, कानून होती है, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। धनी लोगों की सरकार, जहाँ पर धनी लोगों की ही प्रभुता हो, वहाँ वही उन्हीं का अधिकार हो, वो जिसको चाहे उसे सरकार बनाए, तो ऐसे सरकार को आप एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। अगला है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी एक व्यक्ति जो डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का मतलब भगवान की उपस्थिति, भगवान के होने पर विश्वास नहीं करता हो, डज नॉट बिलीव विश्वास नहीं करता हो भगवान की उपस्थिति का, यानी भगवान को जो नहीं मानता हो। एक व्यक्ति जो भगवान को मानता ही ना हो कि भगवान होते भी हैं, उसे आप कहते हैं एथिस्ट, नास्तिक कहा जाता है ऐसे लोगों को, नास्तिक कहा जाता है ऐसे लोगों को, नास्तिक कहते हैं। अब इसी को दूसरे एंगल से भी आप जोड़ लीजिएगा, या पर्सन हु बिलीव्स इन द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड, डज नॉट को अगर हम समाप्त करके पूछें, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बिलीव्स इन द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड का मतलब है कि जो भगवान पर बिलीव करे, एक्जिस्टेंस ऑफ भगवान की उपस्थिति को माने कि भगवान इस दुनिया में है, ऐसे व्यक्तियों को हम बस ए हटा देंगे तो हो जाएगा थिस्ट, और थिस्ट की मीनिंग हो जाएगी नास्तिक। थिस्ट की मीनिंग क्या हो जाएगी, इस थिस्ट की मीनिंग नास्तिक, और जब ए लग जाएगा तो आस्तिक हो जाता है, आस्तिक हो जाता है। जब ए हट जाएगा तो थिस्ट का मीनिंग आस्तिक, और जब ए रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, नास्तिक। यानी डज नॉट बिलीव इन द गॉड, तो एथिस्ट जो शुरू में हमने लिखा था एथिस्ट,
डज नॉट बिलीव मतलब भगवान की उपस्थिति को ना माने, भगवान को ना माने, तो उसे एथिस्ट कहेंगे। और जब भगवान को माने यानी डज नॉट लगा के हटा के पूछे कि वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो उसे आप एथिस्ट नहीं बल्कि थिस्ट बोलोगे। ए लग जाएगा तो नहीं मानेगा भगवान को, ये है भगवान, और जब ए हट गया तो भगवान को मानने लगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए आप डज नॉट। ठीक है, तो और यहाँ पर जो एथिस्ट था अपना पुराना एथिस्ट उसी तरीके से हम लिख देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम लिख देते हैं एथिस्ट और नास्तिक। उसके बाद आता है आपका एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, असेंबली का मतलब भीड़ लोगों की, लिसनर्स मतलब सुनने वालों की, श्रोताओं की जो भीड़ होती है जो सुनते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर बहुत सारे लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं तो आपको कहा जाएगा एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, यानी श्रोताओं की एक भीड़ है। उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? ऑडियंस कहा जाता है। सुने ना, ऑडियंस मतलब जो सुन रहे हैं लोग, उन्हें ऑडियंस कहा जाता है। ऑडियंस मतलब ऑडियो को, हमारी आवाज़ को सुनने वाले लोगों को। तो एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, अ ग्रुप ऑफ लिसनर्स भी बोल सकते हैं। बहुत सारे जब सुनने वाले हो, लिसनर्स का मतलब लिसन करने वाले हो, लिसनर्स सुनने वाले हो, तो उसे ऑडियंस कहते हैं एक शब्द में। अगला है द लाइफ हिस्ट्री। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। लाइफ हिस्ट्री का मतलब एक जीवन की इतिहास, ऑफ अ मैन एक आदमी के जीवन का इतिहास, रिटन किया गया हो, बाय हिमसेल्फ मतलब उसी के द्वारा, एक व्यक्ति का इतिहास, जीवन का इतिहास जो रिटन किया गया हो बाय हिमसेल्फ, उसी के द्वारा। यानी एक व्यक्ति का इतिहास, जैसे मैंने अपना इतिहास मान लिया और मैं खुद अपने इतिहास को अपनी तरीके से अगर लिखूं तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटो मतलब होता है स्वयं, ऑटोमेटिक स्वयं हो जाता है, तो ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? ऑटोबायोग्राफी। तो इसमें कुल मिलाकर 13 थे, और एक ये वाला डज नॉट हटा के पूछ ले तो कुल मिलाकर 14। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं और एक्स्ट्रा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसमें नेक्स्ट स्लाइड में, और देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसी कड़ी में आगे और हम बढ़ते जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट की सीरीज में अगला जो 14वां हमारा आता है, अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। एक व्यक्ति की सरकार अगर होती है, एक सरकार जो केवल एक व्यक्ति की हो, तो उसे हम ऑटोक्रेसी के नाम से जानते हैं। उसे ऑटोक्रेसी कहा जाता है, उसे स्वयं की सरकार कहा जाता है। स्वयं की सरकार, जैसे जिस देश में लोग खुद की अपना नियम कानून बना के चले, उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं। मतलब स्वयं से सरकार की, मैं अपना ही नियम मानता हूं। तो अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा अगर सरकार चलाई जाए तो उसे ऑटोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक। वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स मतलब किताबें, बुक्स का मतलब किताबें, कलेक्ट्स मतलब इकट्ठा करना, लव्स मतलब प्यार करना, किताबों को इकट्ठा करता है, बहुत सारी किताबों को। जैसे हमारे पास कई किताब है, इन सभी किताबों को अगर मैं खूब प्यार करूं, इनको इकट्ठा करूं, तो उस चीज को क्या कहते हैं? यानी एक व्यक्ति वन हु, एक आदमी, वन हु मतलब एक, जो किताबों से प्यार करे, उसे इकट्ठा करे, बटोरे, बहुत सारी किताबों को दिल से लगाए, किताबों से मोहब्बत करे, उसे कहते हैं बाइबिलियोफाइल। उसे क्या कहा जाता है? बाइबिलियोफाइल के नाम से उसे कहा जाता है। अगला है द कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और टू हस्बैंड्स। एक ऐसी आदत, एक ऐसा नियम, रीति रिवाज जिसमें दो पत्नियां रखी जाती हो या दो पति रखे जाते हो। एक ऐसा रीति रिवाज, एक ऐसा रिवाज या प्रथा जिसमें एक व्यक्ति दो पत्नियों के साथ शादी करे, दो लड़कियों के साथ शादी कर ले, एक महिला दो पुरुषों के साथ शादी कर ले। तो इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे एक शब्द में? अगर कोई व्यक्ति दो शादी करता है, कोई स्त्री दो शादी करती है, तो उस कंडीशन को एक शब्दों में बाईगैमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाईगैमी। अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो बार बार करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 9 से 12वीं तक किसी भी बोर्ड एग्जाम की या सिलेबस की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, किसी भी सब्जेक्ट की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अच्छी तरीके से, और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर 12वीं में आपका कोई दोस्त पढ़ता हो, अंग्रेजी से उसको डर लग रही है, तो उसे शेयर कर दे। बाकी बार बार कहते हैं कि 9 से लेकर 12वीं तक के किसी भी क्लास के आप विद्यार्थी हैं तो आप इस अंग्रेजी के वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये 12वीं के लिए इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम के लिए, बट कंपटीशन में भी इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन घूमते हैं, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। अगला हमारा है द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। वेजिटेबल लाइफ का मतलब वनस्पति, वेजिटेबल का मतलब होता है सब्जियों, फूलों, इन सभी चीजों के, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियों वाला, फूलों पत्तियों वाला जीवन के बारे में जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। यानी एक ऐसा विज्ञान यानी वेजिटेबल्स का विज्ञान हो,
वेजिटेबल्स का जीवन का विज्ञान हो उसे आप बॉटनी कहते हैं। आपने सुना होगा बॉटनी में क्या पढ़ते हैं आप, बॉटनी में यही साग सब्जी फूल पत्ती को पढ़ा जाता है। तो वेजिटेबल्स लाइफ का साइंस को आप बॉटनी कहोगे, क्या कहोगे, बॉटनी, जैसे जूलॉजी होती है जीव विज्ञान। अगला है अ थिंग विच कैन बी इजिली ब्रोकन। अ थिंग विच कैन बी इजिली ब्रोकन मतलब एक वस्तु जो आसानी से तोड़ी जा सकती हो। अ थिंग मतलब देखो देखो ध्यान से बाबू, अ थिंग एक वस्तु विच जिसे कैन बी सकना, कैन बी इजिली ब्रोकन, इजिली मतलब आसानी से तोड़ी जा सकती हो। अ थिंग विच कैन बी इजिली ब्रोकन आसानी से तोड़ी जा सकती हो तो उसे आप ब्रिटल कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल। यानी जब कोई चीज आसानी से, जैसे चौक होता है, चौक या कोई छड़ी है जिसे आसानी से तोड़ सकते हैं आप, अगर वो टूट जाती है आसानी से तो उसे आप ब्रिटल कहोगे कि दिस इज ब्रिटल थिंग्स, यानी ये वैसी वस्तु है जिसे आसानी से आप तोड़ सकते हैं। अगला आपका है अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स की जो सरकार होगी उसे ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी। हमने अभी बताया ऊपर, गवर्न बाय वन पर्सन, गवर्नमेंट बाय रीच पर्सन, एरिस्टोक्रेसी था वो, गवर्नमेंट बाय रीच पर्सन नोबेल्स, एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के स्पेलिंग ध्यान रखना, ब्यूरोक्रेसी पढ़ते हैं इसको। अगला है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, आर्ट मतलब कला, ब्यूटीफुल सुंदर, हैंड राइटिंग हाथ से लिखने की जो सुंदर एक कला है, हाथ से लिखने की सुंदर कला, सुंदर हाथ, सुंदर लिखने की, जो हाथों से लिखा जाती है, एकदम सुंदर राइटिंग लिखने की जो कला होती है उसे आप एक वर्ड में क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का मतलब होता है एक ऐसी प्रथा जिसमें सुंदर राइटिंग लिखी जाती है, उसे कैलीग्राफी कहा जाता है। ठीक, एक आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, एक ऐसी कला जिसमें मैप बनाया जाता है, मानचित्र को बनाने की कला। मानचित्र को बनाने की कला को एक शब्दों में आप कार्टोग्राफर कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, कार्टोग्राफी या कार्टोग्राफर के नाम से जाना जाता है। अगला है लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स। लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक्स का मतलब वस्तुओं की लिस्ट, सूची, वस्तुओं की किताब, किताबों की सूची, या अदर आर्टिकल्स या किसी भी वस्तु की सूची। जैसे कई गो किताब का सूची आप बनाओगे बाबू, जैसे उसमें मान लो कि आपने बना लिया, दो चार किताबों का नाम रख लिया, तो किताबों की जो सूची आप बनाते हैं कि मैथ है, विज्ञान है, ये है, फलाने है, ढेकाने है, सब बहुत सारी किताब, या किसी वस्तुओं की सूची तैयार करते हैं कॉपी में लिख के एक पेज पर कि ये है 2 ठो, ये है 3 ठो है, तो उसको लिस्ट को क्या कहते हो, तो आप उसे सूचीबद्ध करते हो, उसे कहा जाता है कैटलॉग करना। कैटलॉग मतलब सूचीबद्ध करना, एक नियम कानून से किसी सादे पेज पर अगर आप किसी वस्तुओं के और किताबों की सूची बनाते हैं तो उसे आप कैटलॉग कहते हैं कि हमने कैटलॉग कर लिया। दैट इट्स वंस ओन स्पेसीज, दैट इट्स वंस ओन स्पेसीज का मतलब है एक ऐसा जो अपने ही प्रजातियों को खाता हो। वंस ओन स्पेसीज, स्पेसीज का मतलब प्रजाति, जैसे हम मनुष्य हैं और मनुष्य को ही खा रहे हैं काट कर, तो उसको हम कैनिबल कहेंगे, भच्छी। ठीक है, अपनी प्रजातियों का भक्षण करने वाला, खाने वाला, शेर शेर को खा जाए तो उसे कैनिबल कहेंगे। ठीक है, राक्षस राक्षस को खाए कैनिबल कहेंगे, कुत्ता कुत्ता को खाए कैनिबल कहेंगे। तो दैट इट्स ओन्स ओन स्पेसीज मतलब वह जो खाता हो अपने ही स्पेसीज को, ओन्स ओन स्पेसीज मतलब खुद के प्रजाति को अगर खाए तो उसे आप कैनिबल कहेंगे, भक्षण करना अपनी प्रजाति का। ठीक, द प्लेस फॉर कॉर्प्स टू बी बरीड, इसका मतलब है वह स्थान, द प्लेस एक स्थान जो कॉर्प्स टू बी बरीड, कॉर्प्स का मतलब होता है लाश, लाश मरी हुई बॉडी, डेड बॉडी, डेड बॉडी को जहां बरीड मतलब दफन किया जाता है, बरीड का मतलब होता है, बरीड का मतलब दफन करना, तो कॉर्प्स का मतलब मरी हुई शरीर या लाश जिसको आप दफन करते हैं जिस स्थान पर, उसे आप क्या कहते हैं, तो आप उसे कब्रिस्तान कहते हैं, तो उसको केमेट्री कहा जाता है। ठीक है, CEMETARY, केमेट्री। अगला है एन आर्डर ऑफ प्रोहिबिटिंग एक्टिविटीज एंड मूवमेंट्स, एन आर्डर प्रोहिबिटिंग एक्टिविटीज एंड मूवमेंट्स का मतलब है एक आदेश जो प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, प्रोहिबिट का मतलब मना करना, तो एक आदेश जो मना करता हो, प्रोहिबिटिंग करता हो, मना करता हो
एक्टिविटीज और मूवमेंट्स को। एक्टिविटीज और मूवमेंट्स का मतलब गतिरोध, जो गतिरोध होता है, जैसे गांव घर में लोग घूमते हैं रोडों पर, जैसे कोरोना आया तो लोगों को बंद कर दिया गया, तो मूवमेंट पर थोड़ा रोक लग गया कि आपको घूमना नहीं है, घूमने के लिए मना कर दिया गया। तो एक्टिविटीज और मूवमेंट पर जब रोक लग जाए, मना कर दिया जाए, एक ऐसा आदेश जिसमें एक्टिविटीज और मूवमेंट को मना कर दिया जाए कि नहीं घूमना है, आपको घर में रहना है, तो उस आदेश को कर्फ्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्फ्यू। आपने सुना होगा मोदी जी ने जनता कर्फ्यू बताया था उस 2020 में 22 फरवरी, तो जनता 22 मार्च। तो कर्फ्यू जो शब्द है, कर्फ्यू का अर्थ होता है कि एक ऐसा आदेश जिससे मूवमेंट्स और एक्टिविटीज को रोक दिया जाए, कि मतलब आपको घूमना उमना नहीं है, क्रियाकलाप सब कानून बंद हो जाए, कानून जारी रहे, लोगों का आना जाना, रहन सहन, जो बाहर की तरफ घूमना है, दुकानें हैं, सब कुछ दिनों के लिए बंद हो जाए, तो उसे कर्फ्यू कहते हैं। जैसे कहीं दंगा उंगा होता है तो कर्फ्यू लगता है, उसी टाइप का है। द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ड, देखो ये वाला ध्यान देना, द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड या कॉर्प्स टू बी बरीड, कॉर्प्स मतलब भी लॉस होता है और डेड बॉडी का मतलब भी कॉर्प्स होता है, कॉर्प्स और डेड बॉडी सेम मीनिंग देते हैं, ठीक है। द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ड, बरीड नहीं बर्न्ड, जहां जलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जैसे कब्रिस्तान में दफन किया जाता है तो जलाने वाले स्थान को क्रिमेटोरी कहा जाता है। क्रिमेटोरी का मतलब शमशान घाट, शमशान घाट, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान जहां बरीड किया जाएगा, और जहां बर्न्ट का मतलब जलाना, बर्न्ट जहां जलाया जाता है उसे क्रिमेटोरी कहते हैं, क्रिमेटोरी। उसके बाद सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का अर्थ होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र। जैसे मान लीजिए कोई हीरोइन आ गया, कोई सूरवीर आ गया, तो लोगों की भीड़ लग जाती है उसे देखने के लिए। तो वो जो हीरोइन या सूरवीर है या नेता है या कोई योद्धा है, तो उसके लिए जो भीड़ लगती है, कोई खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन आ जाए तो उसके लिए जो भीड़ लगती है, तो खिलाड़ी, योद्धा, नेता, हीरोइन, सूरवीर, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, पूरे आकर्षण का केंद्र वही है, लोग उसी को देख रहे हैं, जितने लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं उसी को देख के, तो आकर्षण का केंद्र, उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? साइनोस्योर कहा जाता है, ठीक है ना, साइनोस्योर। उसके बाद सेंटर ऑफ अट्रैक्शन साइनोस्योर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन साइनोस्योर, ठीक है। हमने कंप्लीट किया 27। चलते हैं कुछ और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट और भी है जो बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। हेलो साथियों, हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड में 28 नंबर 28वां वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पास, और 28वां वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ गवर्नमेंट बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा सरकार, ऑफ द पीपुल लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा, फॉर द पीपुल लोगों के लिए, यानी कि ये भारत की सरकार है। भारत की सरकार कुछ इसी प्रकार की है, लोगों की सरकार है, लोगों के लिए है और लोगों द्वारा बनाई गई है, ठीक है, मतलब व्यक्तियों द्वारा। तो इस सरकार को हम डेमोक्रेसी कहते हैं, और भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेसी में क्या आता है? लोगों के द्वारा सरकार बनाई जाती है, वो सरकार लोगों के लिए ही होती है ना, लोगों के द्वारा सरकार बनाई जाती है और लोगों के लिए ही होती है, ऐसे सरकार को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। हम कई सरकारों के बारे में पढ़े हैं, अ गवर्नमेंट बाय द वन पर्सन, अ गवर्नमेंट बाय द रिच पर्सन, है ना, अ गवर्नमेंट बाय द वन ओन पर्सन, ऐसे करके हमने 3 पढ़ चुका है, चौथा है हमारा। ध्यान दीजिएगा, सभी को जो गवर्नमेंट वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट वाला, उसको ध्यान रखिएगा। अगला है दैट विच फिट टू बी ईटन, दैट विच फिट टू बी ईटन, दैट विच मतलब वह जो, फिट टू बी ईटन खाने योग्य हो, ऐसा कुछ जो खाने योग्य हो। अब ऐसे थोड़ी कि कूड़ा कचड़ा आप खाओगे, खाने वाली चीजें, रोटी सब्जी दाल चावल ये सब, तो ऐसा कुछ जो खाने योग्य हो, जिसे आप खा सकते हो, उसे इडिबल कहा जाता है। खाने योग्य चीजों को इडिबल कहा जाता है। उसके बाद दैट विच फिट टू बी चूजन, यानी वो जो चुनने योग्य हो, जिसको सेलेक्ट करना लायक है। जैसे कोई गेम हो रहा है तो अच्छे प्लेयर्स को चुनना है, तो आपको लगे कि हाँ ये बंदा चुनने लायक है, इसे हम चूज कर सकते हैं, तो उसे कहा जाता है इलिजिबल। दिस बॉय इज एलिजिबल फॉर दिस मैच, यानी यह लड़का इस मैच के लिए एलिजिबल है। दिस स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर दिस क्लास, इस क्लास के लिए ये विद्यार्थी एलिजिबल है। दिस बॉय इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, इस नौकरी के लिए बंदा एलिजिबल है। तो वहां पर जो सेलेक्ट करने के लिए योग्य हो, उसे सेलेक्ट करने के लिए योग्य को अंग्रेजी में कहोगे तो एलिजिबल कहोगे कि योग्य है। अगला है अ पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री टू लिव, एक व्यक्ति हु जो गोज टू अनदर कंट्री, जो दूसरे देश में जाता है, टू लिव रहने के लिए, टू लिव रहने के लिए, एक व्यक्ति जो जाता है अनदर कंट्री दूसरे देश टू लिव रहने के लिए, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है इमिग्रेंट। उसे क्या कहा जाता है? इमिग्रेंट, शरणार्थी उसको कहते हैं, जाके कहीं बस जाना।
इमिग्रेंट के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज इमिग्रेंट? तो बोलोगे अ पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री टू लीव, उसे आप इमिग्रेंट के नाम से जानते हैं। अगला है अ परफेक्ट एग्जाम्पल। परफेक्ट एकदम सटीक उदाहरण, जैसे कोई बात हो रही है और किसी को आप कुछ समझा रहे हैं तो एकदम सटीक अगर एग्जाम्पल उस बात को समझाने के लिए आप दे देते हैं, जैसे मान ली हम ही आपको समझा रहे हैं कोई टॉपिक साइंस का, तो उसमें अगर कोई एग्जाम्पल देना हो और एग्जाम्पल एकदम सटीक उसी पर बैठ जाए तो उस तरीके एग्जाम्पल को हम एपिटोम कहते हैं। एकदम हूबहू वही चीज बता दिया गया एग्जाम्पल के माध्यम से, तो उसे एपिटोम कहा जाता है। ठीक है ना, एपिटोम अ परफेक्ट एग्जाम्पल। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, यानी एक स्पीच, एक भाषण डिलीवर्ड मतलब जो बोला गया हो, बोल दिया गया हो, डिलीवर्ड कर दिया गया हो, डिलीवरी हो ना, पहुंचा दिया गया हो, एक भाषण जो डिलीवर कर दिया गया हो विदाउट एनी प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के एक भाषण जब डिलीवर किया जाता है, जब बोला जाता है तो उसे एक्सटेम्पोर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर। बिना किसी तैयारी का स्पीच को डिलीवर करना एक्सटेम्पोर कहलाता है, स्पीच को बोलना। जैसे कहीं आप कहीं गए हैं, किसी महफिल में बैठे हुए हैं, आपको लोगों ने कहा आइए थोड़ा कुछ 2-4 लाइन बच्चों को बोल दीजिए, तो वहां पर आप तैयारी करके नहीं आए थे, परंतु आपको बोल रहे हैं तो आप एक्सटेम्पोर कर रहे हो, यानी बिना तैयारी का भाषण दे रहे हो। अगला, द साइंस विच डील्स विथ डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि द साइंस विज्ञान विच जिसके अंतर्गत डील्स, डील्स मतलब किया जाता हो, डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का डेरिवेशन, शब्दों का निर्माण किया जाता हो, एक ऐसा विज्ञान जहां शब्दों का निर्माण किया जाता है तो उसे शब्द निर्माण विज्ञान इटोमोलॉजी कहते हैं। इटोमोलॉजी, इटोमोलॉजी का मतलब होता है जहां शब्दों को बनाया जाता है, शब्दों का निर्माण किया जाता है, नए नए शब्दों को खोजा जाता है, उसे इटोमोलॉजी कहते हैं। एक ऐसा तरीका, एक ऐसा अध्ययन जिसके अंतर्गत शब्दों का निर्माण होता है, इसे इटोमोलॉजी कहते हैं, शब्द निर्माण विज्ञान। रिजल्टिंग इन डेथ एंड डेडली, ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिजल्टिंग इन डेथ एंड डेडली, यानी परिणाम, मौत में जो परिणाम हो मौत में बदल जाए, परिणाम ऐसा हो यानी किसी कार्य को करते वक्त एक ऐसा रिजल्ट मिले जिसका अंत मौत हो, मर गया हो, यानी कि जानलेवा हो, एक ऐसा परिणाम कोई निकल के आए, किसी चीज को आप कर रहे हो, आप कार चला रहे हो, आप कहीं घूम रहे हो या आप कुछ कर रहे हो, युद्ध लड़ रहे हो, तो उसका परिणाम ये हो कि मौत हो जाए, तो उस चीज को आप फैटल कहते हो, जिसे जानलेवा कहते हैं, जानलेवा परिणाम, जानलेवा। रिजल्टिंग इन डेथ यानी परिणामतः मौत मिल जाए तो फैटल यानी जानलेवा। वन हु इट्स टू मच, वन हु इट्स टू मच, टू का मतलब होता है अधिक, इस टू, टू वो प्रीपोजिशन वाला नहीं, इस टू का अर्थ होता है अधिक, यानी वन हु इट्स टू मच, बहुत अधिक खाता हो, बहुत अधिक, बहुत 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 अधिक खाता हो, वन हु इट्स टू मच, बहुत अधिक खाता हो, ग्लूटन, भूखड़ कहते हैं, जो बहुत अधिक खाता है उसे भूखड़ कहते हैं। कौन कौन देखे होंगे आप कि कहीं जाके मार दनादन जबरदस्त खाए तो उसे आप क्या कहोगे? ग्लूटन, कि पेटू आदमी है, क्या बोलते हैं आप उसे? पेटू है, बहुत खाता है। ठीक, हर घरों में 1-2 पेटू होते हैं सब, ध्यान दीजिएगा। द साइंस ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड रॉक्स, द साइंस ऑफ, साइंस का मतलब विज्ञान, ऑफ कैसा विज्ञान? अर्थ हिस्ट्री एंड रॉक्स, यानी कि अर्थ की हिस्ट्री, पृथ्वी का इतिहास या पर्वतों के बारे में अध्ययन करे, एक ऐसा साइंस जो अर्थ के इतिहास के बारे में पता करे और पर्वतों के पुराने इतिहास के बारे में पता करे कि क्या क्या है इसके अंतर्गत, उसे जियोलॉजी कहते हैं। जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भू विज्ञान, जियोलॉजी। उसके बाद है अ सब्सटेंस दैट किल्स जर्म, एक ऐसा पदार्थ, अ सब्सटेंस का मतलब पदार्थ, एक ऐसा पदार्थ दैट जो किल्स जर्म्स, जो कीटाणुओं को मारे, एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसी मेडिसिन जो कीटाणुओं को समाप्त कर दे, उसे कीटाणुनाशक, जर्मीसाइड कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जर्मीसाइड, कीटाणुनाशक। अगला हमारा है थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर, थिंग्स का मतलब वस्तुएं जो कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर, मतलब अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को कंटेन करे, एक ही में मिलाए, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को जब एक साथ मिला दिया जाता है तो उसे हम विषमांगी यानी हेट्रोजेनियस कहते हैं। आप समांगी और विषमांगी पढ़े होंगे, समांगी मिश्रण जिसमें एक ही प्रकार के पदार्थ मिलाए जाते हैं, और विषमांगी जिसमें अलग अलग प्रकार के पानी, चावल, मिट्टी सब मिला दो तो विषमांगी, हेट्रोजेनियस, वही मतलब है विषमांगी, हेट्रोजेनियस। देखो, थिंग्स वस्तुएं जिसमें कंटेन की जाती हैं, कंटेन मतलब इकट्ठा की जाती हैं, एलिमेंट्स बहुत अधिक प्रकार के तत्व या अलग तरीके की, डिफरेंट नेचर की, बहुत अलग अलग तरीके की प्रकृति की वस्तुओं को जब एक साथ कंटेन किया जाता है तो उसे आप क्या कहोगे? बहुत अलग अलग प्रकार की एक साथ मिला, विषमांगी।
तो उसी को अंग्रेजी में हेट्रोजेनियस यानी विषमांगी कहा जाता है। ठीक। अच्छा, अगर यहाँ पूछ दे द विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ सेम नेचर सेम काइंड्स, अगर सेम काइंड्स लिख दे मतलब जैसे यहीं पर काट के अगर इतने को समाप्त करके आपको कहा जाए कि सेम काइंड्स लिख दे, द थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ सेम काइंड मतलब एक ही प्रकार की वस्तुओं को जब इकट्ठा किया जाए तो उसे हेट्रोजेनियस ना कह के होमोजीनियस कहोगे। आप पढ़े हो समांगी और विषमांगी, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। जब सेम काइंड की वस्तुओं को मिलाया जाएगा होमोजीनियस, अलग अलग प्रकार की हेट्रोजीनियस। उसके बाद अ प्लेन फिगर विथ 6 साइड्स एंड एंगल्स, एक प्लेन फिगर, एक प्लेन फिगर मतलब एक समतल चित्र। समतल चित्र का मतलब ये नहीं कि 3D हो, जैसे ये एक चित्र है तो ये 3D है, किताब जो है 3D है, ये समतल नहीं है, इसमें ऊंचाई भी है कुछ, ये समतल नहीं। एक समतल चित्र जैसे बना के दिखा देते हैं जिसमें 6 साइड्स हो, कितने साइड्स हो, 6 साइड्स हो और साथ में 6 एंगल भी बने, 1 2 3 4 5 6 6 एंगल भी बने, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे हेक्सागन कहेंगे। क्या कहेंगे, हेक्सागन। अगर इसी तरीके से अब देखो एक पढ़ लिए तो अब नहीं कि पेंटागन ट्रायागन ये सब नहीं पढ़ना, आपको याद रखना है। अ प्लेन फिगर विथ 5 साइड्स एंड 5 एंगल तो आप पेंटागन बोलोगे। प्लेन फिगर विथ 7 साइड्स एंड 7 एंगल तो उसे आप हेप्टागन बोलोगे। ठीक है, हेक्सागन, पेंटागन, हेप्टागन। उसी तरीके से 4 रहेगा तो क्वाड्रिलेटरल और 3 रहेगा त्रिभुज। अब यहाँ लिख दे अ प्लेन फिगर विथ 3 साइड्स एंड एंगल तो वहां पर आप बोलोगे ट्राइएंगल बोलोगे, ट्राइएंगल उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये हमारे कंप्लीट हुए 40 और ध्यान रखें 40 कंप्लीट हो चुके हैं। तो आ चुके नेक्स्ट स्लाइड में और 41वां वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा मर्डर ऑफ मैन। मर्डर ऑफ अ मैन, एक आदमी का हत्यारा, एक इंसान का हत्यारा होमिसाइड कहलाता है। मर्डर ऑफ मैन यानी किसी आदमी की हत्या करना क्या कहलाता है, तो उसे होमिसाइड कहते हैं अंग्रेजी में, होमिसाइड यानी मर्डर ऑफ मैन। अगला है अपोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड। अपोस्ट, ध्यान से सुनिएगा हिंदी, अपोस्ट यानी एक पोस्ट, एक ऊपर पोस्ट जो होता है किसी पोस्ट पर नौकरी करना, जॉब। अपोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, विच नो सैलरी इज पेड का मतलब जिसके लिए कोई तनख्वाह, नो सैलरी मतलब कोई तनख्वाह पेड नहीं की जाती है। एक ऐसा जॉब, एक ऐसा पोस्ट, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके लिए कोई सैलरी पेड नहीं की जाती है, यानी बिना वेतन का नौकरी। हिंदी में अगर बोला जाए तो बिना वेतन का, तो उसे कहा जाता है ऑनररी, अवैतनिक। वेतन अगर मिले तो वैतनिक होता है और वेतन ना मिले तो उसे अवैतनिक कहते हैं, अवैतनिक के नाम से जाना जाता है। अवैतनिक एक ऐसी नौकरी जिसमें वेतन ना मिले उसे अवैतनिक कहते हैं। जैसे अपोस्ट यानी एक नौकरी, एक जॉब, एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका, फॉर विच नो सैलरी इज पेड जिसके लिए कोई तनख्वाह पेड नहीं की जाती, उसे अवैतनिक मतलब वेतन नहीं दिया जाता है। अगला हमारा है आर्ट ऑफ ग्रोविंग वेजिटेबल्स फ्रूट्स ईटीसी। आर्ट ऑफ ग्रोविंग वेजिटेबल्स फ्रूट ईटीसी मतलब एक कला जिसमें ग्रोविंग वेजिटेबल सब्जियों को उगाई जाती है, फलों को बनाया जाता है। उस कला को कौन से विज्ञान कहते हैं, तो उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर। कृषि विज्ञान के अंतर्गत ही आता है, एग्रीकल्चर के तरीके से। हॉर्टिकल्चर फलों फूलों को उपजाया जाता है तो उसे हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। अगला है कॉन्ट्रैरी टू लॉ। कॉन्ट्रैरी टू लॉ, लॉ मतलब नियम के विरुद्ध, कॉन्ट्रैरी मतलब उसके अपोजिट। नियम के विरुद्ध जो चीज होती है उसे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसे इलीगल कहते हैं। इलीगल है, ये काम इलीगल है, बोला जाता है दिस इज इलीगल वर्क, मतलब कानून के विरोध में है, ये कानून के खिलाफ है, इलीगल है। अगला है दैट कैन नॉट बी रीड। दैट कैन नॉट बी रीड मतलब जिसे पढ़ा नहीं जा सकता हो उसे इलेजिबल कहते हैं। इलेजिबल, इलेजिबल अपठनीय हिंदी में बोलते हैं, अपठनीय। अगर हिंदी में बोले तो अपठनीय कहेंगे, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता अपठनीय कहा जाता है। अगला है प्रोहिबिटेड बाय द सोसाइटी मतलब समाज के द्वारा मना किया गया हो, जिसे समाज के द्वारा हटा दिया गया हो। जैसे कहा जाता है ना कि आप समाज के खिलाफ हैं, खिलाफ सॉरी समाज से जिसे अलग कर दिया जाए, मतलब सामाजिक आदमी नहीं हो तो उसे आप नाजायज बोल सकते हो, या उसे आप कह सकते हो कुजात, जो वर्ड गांव घर में चलते हैं, तो मतलब समाज के खिलाफ है। अगला सोसाइटी, जिसे सोसाइटी मना करे कि ये चीज ठीक नहीं है तो उसे नाजायज करो, सोसाइटी के खिलाफ है। अगला वन हु डज नॉट नोज रीडिंग, वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग यानी एक जो लिखना और पढ़ना नहीं जानता। वन हु एक जो डज नॉट नो नहीं जानता हो, रीडिंग एंड राइटिंग लिखना पढ़ना नहीं जानता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे अशिक्षित कहा जाता है। इलिटरेट उसे कहते हैं, अशिक्षित, इलिटरेट के नाम से उसे जाना जाता है। इलिटरेट, ये इलिसिट हो गया, इलिसिट, और ये इलिटरेट हो गया, ठीक है ना, इलिटरेट। अगला इलिटरेट का मतलब अशिक्षित, इलिटरेट। साउंड दैट कैन बी हर्ड, साउंड दैट कैन बी हर्ड, कैन दैट कैन नॉट बी हर्ड एक ध्वनि जिसे सुनी नहीं जा सकती है,
एक ध्वनि जिसे सुनी नहीं जा सकती है, इनऑडिबल कहते हैं। इनऑडिबल जिसे सुना नहीं जा सकता है, सुनने योग्य ना हो, उसे इनऑडिबल, ऑडिबल मतलब सुनने योग्य, इनऑडिबल मतलब सुनने योग्य नहीं, ठीक है। वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, एक जो कैन नॉट मेक अ मिस्टेक मतलब गलतियां नहीं करता हो, एक जो गलतियां कर ही नहीं सकता हो, उसे इनफॉलिएबल कहा जाता है, उसे इनफॉलिएबल बोलते हैं। एक व्यक्ति जो गलतियां नहीं करता उसे इनफॉलिएबल कहा जाता है, इनफेलिएबल, गलतियां ना करे, गलती से दूर रहे, ठीक है। अगला है मर्डर ऑफ इन्फांट, इन्फांट मतलब शिशु, छोटे बच्चे का हत्यारा, इन्फांटिसाइड शिशु हत्या, छोटे बच्चों की हत्या को क्या कहा जाता है, शिशु हत्या, इन्फांटिसाइड। देखो साइड जिसमें लग रहा है ना, साइड, ये हत्या से रिलेटेड है, मर्डर, किलिंग, ये सब है। मर्डर ऑफ मैन, होमिसाइड, मर्डर ऑफ इन्फांट, इन्फांटिसाइड, ठीक है ना, यहाँ भी एक मिल जाएगा आपको, मर्डर ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्टिसाइड, ठीक है। अगला है अ डिजीज विच स्प्रेड्स थ्रू एयर एंड वाटर, एक बीमारी, ए डिजीज मतलब एक बीमारी, विच जो स्प्रेड्स मतलब फैले, थ्रू द एयर एंड वाटर पानी और जल, हवा और जल के द्वारा जो फैले, एक बीमारी जो हवा और जल के थ्रू चारों तरफ फैले, उसे कौन सी बीमारी कहते हैं, उसे आप कहते हैं संक्रामक बीमारी है। संक्रामक मतलब फैलता है पानी से हवा में, जैसे खसरा हो गया, कोरोना जैसी बीमारी सब हो गया, ठीक। अगला अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट बैंकरप्ट, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट बैंकरप्ट, यानी कि एक व्यक्ति जो अनेबल टू पे यानी अदा करने में अयोग्य हो, हिज डेब्ट अपने कर्ज को चुकाने में असक्षम हो, एक व्यक्ति जो अनेबल हो, असक्षम हो, पे हिज डेब्ट अपने कर्ज को चुकाने में, बैंकरप्ट हो, दिवालिया हो, उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं, मतलब बैंक से लोन लिए और उसको चुका नहीं पा रहे हो तो उसे दिवालिया कहा जाता है, हिंदी में दिवालिया, दिवालिया का मतलब इंसॉल्वेंट के नाम से उसे जाना जाता है। अगला है किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स, देखो किलिंग ऑफ इन्फांट, इन्फांटिसाइड, एंड किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्टिसाइड, ठीक है ना, मर्डर और किलिंग दोनों एक ही चीज है। किलिंग एंड मर्डर ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्टिसाइड, मर्डर ऑफ मैन, होमिसाइड, मर्डर ऑफ इन्फांट, इन्फांटिसाइड, ठीक है। अगला है दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, यानी वह जिसे हराया नहीं जा सकता, डिफीटेड का मतलब कैन नॉट बी डिफीटेड मतलब जिसे हराया नहीं जा सकता, यानी जिसे जीता नहीं जा सकता हो, जिसे हराया नहीं जा सकता हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, जिसे हराया नहीं जा सकता हो। तो इनविंसिबल मतलब अजेय, अजय जैसे जिसे आप कभी नहीं जीत सकते हो, जिसे कभी आप हरा नहीं सकते हो, दोनों का अर्थ एक ही है, मतलब उसे आप कभी जीत नहीं पा रहे हो यानी वो जीत रहा है, जिसे हरा नहीं पा रहे हो मतलब वो जीत रहा है। तो जिसे जीता ना जा सके उसे इनविंसिबल कहते हैं, जिसे जीता ना जा सके उसे इनविंसिबल, अजेय कहा जाता है। दैट कैन नॉट बी सीन, दैट कैन नॉट बी सीन मतलब जिसे देखा ना जा सके, दैट वह कैन नॉट बी सीन जिसे देखा ना जा सके, इनविजिबल, इनविजिबल अदृश्य कहेंगे, इसे आप अदृश्य कह सकते हो और इसे आप अजेय कह सकते हो हिंदी में, है ना। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया 55 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा, आप याद करते रहिए। हम पहुंचते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं यहाँ और कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हेलो साथियों, तो हम आ चुके हैं 56 नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पास और यहाँ पर लिखा हुआ है वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, यानी वन हु स्पीक्स बहुत सारे लैंग्वेज, वन बार मेनी रहेगा, दो बार लिख दिया हमने गलती से। वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज यानी वह जो बहुत सारी भाषाओं को बोलता हो उसे आप लिंग्विस्ट कहते हो, बहुभाषी कहा जाता है। एक व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञानी हो उसे बहुभाषी कहा जाता है, बहुभाषी, ठीक है। अगला है एनिमल्स, ध्यान से देखिएगा हिंदी इसका, एनिमल्स विच गिव बर्थ टू बेबीज, यानी एनिमल्स जो अपने बच्चों को जन्म देती है, एंड फीड देम यानी उनका भरण पोषण करती है, फीड देम मतलब उनका भरण पोषण करती है, विथ देयर मिल्क्स यानी एक ऐसा जानवर जो बच्चों को जन्म देती है और उसका भरण पोषण अपने दूध से करती है, मतलब दूध देने वाला पशु हो, उसे आप मैमल्स कहते हैं, दुधारू पशु। मैमल्स मवेशी ऐसे जानवर जो अपने जन्म बच्चे को देते हैं, अंडे को नहीं, बच्चे को जन्म देते हैं और अपने दूध से भरण पोषण करते हैं। मुर्गी एक जीव इसमें नहीं आ सकती, अंडे देने वाले जीव इसमें नहीं आ सकती क्योंकि वे दूध नहीं देते हैं। जो बच्चे देते हैं, जो दूध देते हैं, वो मैमल्स के कैटेगरी में आते हैं। अगला किलिंग ऑफ वंस ओन हस्बैंड, यानी अपने ही पति का हत्या करना, अपने ही पति का हत्या करना क्या कहलाता है, मैरिटिसाइड, मैरिटिसाइड, मैरिटिसाइड मतलब पति हत्या, पति हत्या, अपनी ही पति का, कोई अगर औरत अपनी पति को मौत के लिए सुला दे इसे तो उसे आप मैरिटिसाइड कहेंगे, ठीक। अगला वन हु डाइज फॉर नोबेल काजेज, वन हु डाइज फॉर नोबेल कॉज, नोबेल्स मतलब आदर्श कारणों के, आदर्श मतलब अच्छे काम करते हुए अगर कोई मर जाए,
अच्छे अच्छे काम को करके कोई अगर मरता हो तो उसे आप शहीद का दर्जा दिया जाता है, मार्टिर कहते हैं, MARTIR, मार्टिर, शहीद, मार्टिर के नाम से उसे जाना जाता है, शहीद कहा जाता है। ठीक है, अगला किलिंग ऑफ वंस ओन मदर, यानी अपनी माता का हत्यारा क्या कहलाता है, मैट्रिसाइड कहता है, माता का हत्यारा। अगर माता की हत्या कर दे, कोई खुद की माँ की हत्या कर दे, उसे मातृहंता यानी मैट्रिसाइड के नाम से जाना जाता है, मातृ हत्यारा, मातृहंता, मैट्रिसाइड। मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस स्पेशली इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, यानी कि मतलब है मूवमेंट मतलब इधर उधर जाना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, स्पेशली इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, यानी मुख्य रूप से रहने के लिए। जैसे हम यहाँ से अगर कहीं और जाते हैं और रहने के उद्देश्य से जाते हैं तो उस चीज को क्या कहा जाता है, तो माइग्रेशन कहा जाता है, स्थानांतरण होना। यहाँ से मतलब अगर आज हम गाजीपुर जिले में है, कुछ दिन बाद अगर हम किसी और जिले में जाकर रहने लगे वहां परमानेंट, तो हमारा माइग्रेशन हो गया। ठीक है ना, हमने अपना माइग्रेशन कराया यहाँ से वहां के लिए। अगला है हेटर ऑफ मैनकाइंड, यानी मानवता का हत्यारा, हेटर मतलब घृणा करने वाला, सॉरी हत्यारा नहीं, मैनकाइंड मतलब कि मानवता से घृणा करने वाला, मानवीय चीजों से घृणा करने वाले को आप मिसेंथ्रोप कहते हैं, मिसेंथ्रोप, मानवता से घृणा करने वाला, मिसेंथ्रोप के नाम से जाना जाता है, मानवता घृणा करने वाला। हेटर ऑफ मैरिज, शादी से घृणा करने वाला, मिसोगैमिस्ट कहते हैं, मिसोगैमिस्ट, ध्यान रखना ये बहुत कंफ्यूजन है, इतने जो चार लिखे हैं ध्यान से। अगर शादी से घृणा कर रहा है कोई व्यक्ति, जैसे कि शादी नहीं करना चाहता है, घृणा करता हो, तो माइसोगेमिस्ट के नाम से उसे जाना जाता है। हेटर ऑफ वुमेन काइंड, औरतों, ये मानवता था, मानव वाला मानवता, पुरुषों की मानवता। और ह्यूमन काइंड, ये ह्यूमन काइंड मतलब कि मानवता जो औरतों से संबंधित मानवता है, उससे अगर घृणा करता है तो उसे मिसोगेमिस्ट कहते हैं, मिसोजिनिस्ट कहते हैं, मिसोजिनिस्ट ध्यान रखिएगा। माइसोगेमिस्ट उसे बोलेंगे जो शादी से घृणा करे। वुमेन काइंड यानी औरतों की मानवता से घृणा करने वाला, औरतों के विचारों से घृणा करने वाले को आप माइसोजिनिस्ट कहते हो, जिनिस्ट, GYNIST, जिनिस्ट। और मिसेंथ्रोप मैनकाइंड से घृणा करने वाला। अगला है हेटर ऑफ लर्निंग, यानी ज्ञान से घृणा करने वाला, सीखने वाली चीजों को पढ़ने से घृणा करने वाले को आप माइसोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो पढ़ने से घृणा करता हो कि हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं कुछ जानते हैं, हम ज्ञान से डर लगता है उसको, घृणा करता हो, तो उसे आप कहोगे क्या, ज्ञान से घृणा करने वाला, जो ज्ञान को लेना ही नहीं चाहता हो, नफरत करता हो किताबों से, इस टाइप का कोई व्यक्ति। हेटर ऑफ लर्निंग, सीखने से घृणा करने वाले को आप माइसोलॉजिस्ट कहोगे। अगला है दैट विल डाई वन डे, यानी कि दैट ऐसा जो एक न एक दिन मरेगा, विल डाई मतलब जिसको मरना तय है एक दिन, तो उसे आप कहते हो मोर्टल। जैसे मैन इज मोर्टल, वुमेन इज मोर्टल, यानी कि जो इंसान है उसको एक न एक दिन मरना है, तो मैन इज मोर्टल, मनुष्य नश्वर है, मनुष्य नश्वर, नश्वर का मतलब होता है कि एक दिन जिसका अंत होना हो, जिसको मरना तय है एक न एक दिन, उसे नश्वर, हम नश्वर, आप सभी नश्वर, मरना सबको है। ठीक। अगला अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव, एक स्थान जहाँ पर मॉन्क्स मतलब संत लोग रहते हैं उसे मोनेस्ट्री कहते हैं, मोनेस्ट्री। एक स्थान जहाँ पर संत लोग रहते हैं उसे संत घर या संत गृह या मोनेस्ट्री कहेंगे। और ऐसे हिंदी में उसके लिए एक शब्द और दे सकते हो, जैसे कुटी उटी जहाँ पर लोग रहते हैं साधु महात्मा, वहाँ का, ठीक, मोनेस्ट्री उसे कहा जाता है। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, अब एक स्थान जहाँ पर डेड बॉडीज रखे जाते हैं, देखो अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज, मरी हुई शरीर, आर केप्ट रखी जाती है, फॉर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के लिए जहाँ पर शरीर पहुंचाई जाती है उसे आप क्या कहते हैं, मॉर्चुअरी, पोस्टमार्टम घर उसे कहा जाता है। ठीक, शवगृह कहते हैं, शवगृह, शव को रखने वाला जो घर होता है शवगृह, मार्चुअरी कहते हैं, मार्चुअरी। अगला है टेकिंग फेवर टू वंस ओन रिलेटिव्स, टेकिंग फेवर टू वंस वन रिलेटिव्स का मतलब होता है नेपोटिज्म। इसका अर्थ है कि अगर अपने ही वंस ओन मतलब अपने खुद के संबंधी लोगों का अगर आप फेवर लेते हैं, जैसे आप कहीं गए और भाई जातवाद करने लगे कि ये मेरा जात का है, ये मेरा भाई है, परिवारवाद करने लगे, तो उसे नेपोटिज्म कहा जाता है। जैसे अगर मैं हूँ एक शूरवीर हूँ या कोई क्रिकेटर हूँ, तो अपने घर के लोगों को क्रिकेटर बना रहा हूँ और कोई और अच्छा करता है उसको छोड़कर वैसे प्रीफर कर रहा हूँ, तो मैं जातिवाद कर रहा हूँ, मैं नेपोटिज्म कर रहा हूँ अन्य लोगों के साथ, ठीक है, बाकी अपने के साथ। तो टेकिंग फेवर टू वंस ओन रिलेटिव यानी अपने लोगों को अगर भाई जातिवाद करना, भाई भतीजावाद करना, जातिवाद करना, परिवारवाद करना, उसे नेपोटिज्म कहा जाता है। द प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर ग्रोन, एक स्थान जहाँ पर छोटे पौधे ग्रोन उगाए जाते हैं। आपने सुना होगा नर्सरी के नाम से कि शहरों में एक छोटी छोटी नर्सरी बनाई जाती है जहाँ पर छोटे छोटे पौधों को, यंग प्लांट्स मतलब एकदम छोटे पौधों को उगाया जाता है और उगाने के बाद उसे मार्केट में सेल किया जाता है बड़े पौधे के रूप में बनाने के लिए। ठीक, तो इतने हमने कंप्लीट किया 70 वीडियो, तो लगभग 70 हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा। अभी और सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताएंगे। देखिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मोस्ट आईएमपी, इतने से आपका एयरफोर्स भी निकल जाएगा, ठीक है, ज्यादातर 90% चांस है कि एयरफोर्स में भी ऐसा आएगा, इसलिए आप
किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको जरूर पढ़िए। और वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अब यहीं पर रोकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। पार्ट नंबर 2, पार्ट 1 नाम से इसको हम थंबनेल में लगा देंगे। और पार्ट 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 70 के बाद जो कुछ बच जाते हैं 35, 40, 50, उनको हम पार्ट 2 में कंप्लीट कर देंगे पूरा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको अगर शुरुआत में कुछ भी नहीं पता था, तो अगर ये 70 और आखिर पार्ट 2 में जो वीडियो मिल जाएगा उसे अगर पढ़ लेते हैं तो मेरा वादा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको कुछ आत्मा को एक सुकून मिलेगा कि हाँ हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। जहाँ कुछ नहीं वहाँ बहुत कुछ आपके लिए हो जाएगा। और ये IMP वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो बेसिक नॉलेज के अंतर्गत आपको आना भी चाहिए, क्योंकि बहुत कठिन तो बहुत सारे हो जाएंगे, परंतु इतने एक विद्यार्थी के नाते आपको जानना जरूर चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें, और इतना शेयर करें जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट है, 10th के, 11, 12 के, जितने भी विद्यार्थी हैं सबके पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। चाहे वो अपने कोचिंग का विद्यार्थी हो, ऑफलाइन बैच का, या ना भी हो, सबके पास एकदम पहुंच जाना चाहिए। वीडियो शेयर कर दीजिए। और यूट्यूब के मेरे प्यारे साथियों दोस्तों, आप इस वीडियो को प्यार दें, सपोर्ट करें चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।